नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। आप लोगों के रिक्वेस्ट पर हम बिहार दरोगा यानी कि बिहार सब इंस्पेक्टर का प्रीलिम्स टारगेट बैच लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार सब इंस्पेक्टर के प्रीलिम्स में आपसे 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल मार्क्स 200 नंबर का होगा। लेकिन शर्त इसमें यही है कि इस प्रीलिम्स टेस्ट में जो है ना, आपसे सिर्फ जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का क्वेश्चंस पूछा जाएगा और हमारा प्रयास रहेगा, यानी कि हमारा टारगेट जो है 100 में 90 प्लस क्वेश्चंस को सही करना। मतलब 200 नंबर में 180 प्लस नंबर को हमें अचीव करना है हर हालत में। लेकिन आपसे एक शर्त है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए बिहार दरोगा प्रीलिम्स का रेगुलर क्लास आपके लिए लाया जाए तो आपको 2 शर्त पूरा करना होगा। नंबर 1, सबसे पहले आपको वीडियो लाइक करना है और वीडियो को इतना शेयर करना है ताकि पूरे बिहार में ये वीडियो फैल जाए। लेकिन वीडियो को अभी लाइक या शेयर अभी नहीं करना है। जब वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जब आपको लगे कि इस वीडियो में आपके लिए कंटेंट है, तब वीडियो को लाइक करने के बाद आपको वीडियो को शेयर करना ही करना है। तब हम आपसे वादा करते हैं कि आपके लिए बिहार दरोगा प्रीलिम्स का रेगुलर क्लास लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बता दें, ये बिहार दरोगा प्रीलिम्स बैच जो है रोज रात के 8 बजे आपको सिर्फ डेली स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। ध्यान रखें, अगर आपको नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, ये यूट्यूब की टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। आपको रोज रात 8 बजे डेली स्टडी यूट्यूब चैनल पर हर हाल में आ जाना है। लेकिन शर्त वही है कि आपको वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बिहार के 29वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, फागू चौहान। देखिए, आप लोग बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। आपसे ये पूछा जाएगा कि बिहार के 29वें राज्यपाल जो कि फागू चौहान है और वर्तमान में है, फागू चौहान को किसने शपथ दिलाई थी? तो ध्यान रखिएगा, फागू चौहान को पटना मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही ने शपथ दिलाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? देखिए, यहां पे बहुत लोग ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिप रेखा को आंसर किए होंगे, लेकिन ये गलत है। रेड क्लिप रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में फैला है, यानी कि यहाँ की बॉर्डर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच, इसे रेड क्लिप कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं। और डुरंड रेखा क्यों नाम रखा गया? तो देखिए, मोर्टिमर डुरंड, जिसका पूरा नाम था सर मोर्टिमर डुरंड, इन्होंने 1896 में इस रेखा को खींचा था, इसीलिए इस रेखा का नाम डुरंड रेखा था। और ध्यान रखना है कि जब भारत और पाकिस्तान एक देश था तो उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच ये डुरंड रेखा हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये रेखा हुआ करती है और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप रेखा है। क्वेश्चन नंबर 3, किसने द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक लिखी है? आपको बता दें कि वर्ष 2018 के बिहार सब इंस्पेक्टर में पुस्तक से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस पूछा गया था, तो इसलिए आपको पुस्तक वाले क्वेश्चंस को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक की रचना जो है सरोजिनी नायडू ने किया है। क्या आपको पता है कि भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? तो यही है सरोजिनी नायडू, जिन्होंने द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक की रचना की है। अच्छा, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह है आपका सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में
कानपुर अधिवेशन में बनी थी। और आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सरोजिनी नायडू कितने वर्ष की उम्र से पुस्तक लिखना शुरू किया? तो ध्यान रखिएगा 13 साल की उम्र से। क्वेश्चन नंबर 4, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश कब माना गया? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 31 अक्टूबर 2019 को। अच्छा, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश की घोषणा किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को स्वीकृति प्रदान की और इन्होंने ही घोषणा की थी। और सबसे प्रश्न, आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपसे यह पूछा जाएगा कि 31 अक्टूबर को कौन सा जयंती मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आई डू व्हाट आई डू नाम की पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रघुराम राजन। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि रघुराम राजन जो है भारत के आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर है और इन्होंने आई डू व्हाट आई डू नाम की पुस्तक की रचना की है। इनके अलावा एक और पुस्तक की रचना इन्होंने की है जिनका नाम है फॉल्ट लाइन्स, और इन्होंने भारत के पूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में भी काम किया है। अच्छा, पी चिदम्बरम के बारे में आपको क्या पता है? पी चिदम्बरम जो है पूर्व वित्त मंत्री है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिनका नाम है अंडर डाउन सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। और प्रणब मुखर्जी के बारे में आपको पता ही है, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति है और इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है जिनका नाम है द टर्बुलेंट ईयर्स। आपको मैं एक बार फिर बता देता हूं कि पुस्तक से क्वेश्चन 4 से 5 पूछा गया था पिछले वर्षों में, इसलिए आप इस क्वेश्चन को कवर बहुत अच्छे से कीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी लाल मिट्टी को। अच्छा, लाल मिट्टी यानी कि मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो मिट्टी का रंग जो लाल होता है उसका कारण है फेरिक ऑक्साइड। अच्छा, ये लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। और लाल मिट्टी में खेती की जाने वाली मुख्य फसलें कौन है? गेहूं, कपास, दालें, तंबाकू, तिलहन, आलू, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला रक्षा इनक्यूबेटर किस शहर में स्थापित होगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। तो ध्यान रखिएगा भारत का पहला रक्षा इनक्यूबेटर्स हैदराबाद में स्थापित होगा। और आपसे प्रश्न एक पूछा जाता है कि भारत का मिसाइल विकास केंद्र किस शहर को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा हैदराबाद को, जहां की भारत का पहला रक्षा इनक्यूबेटर स्थापित होगा। और हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस रेलवे को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कालका शिमला रेलवे। अच्छा, कालका शिमला रेलवे कहाँ है जिससे कि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शिमला। शिमला है कहाँ? शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और यहीं पे हिमाचल प्रदेश में ही कालका शिमला रेलवे है जिसे कि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। बात हुई है यूनेस्को की, तो यूनेस्को के बारे में आपको क्या पता है? यूनेस्को जो है, यूनेस्को का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। पेरिस
किस देश की राजधानी है, ये आप कमेंट में बताइएगा। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर तो पेरिस में है, लेकिन इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, बागलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए चिनाब। ध्यान रखिएगा, बागलीहार बांध चिनाब नदी पर है। और चिनाब नदी कहाँ है, यानी कि बागलीहार बांध कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। अच्छा, भारत में सबसे पुराना बांध कौन है? तो उसका नाम है कल्लानई बांध। और कल्लानई बांध किस राज्य में है? तमिलनाडु में। और कल्लानई बांध जो कि भारत का सबसे पुराना बांध है, यह किस नदी पर है? तो ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी पर। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे लंबा बांध कौन है? तो उसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हरिवंश नारायण सिंह। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह है। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। और वेंकैया नायडू जो है, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति है, ये राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष आपका हरिवंश नारायण सिंह और अध्यक्ष वेंकैया नायडू। और भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा अनुच्छेद शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करता है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। तो देखिए, अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, जिनमें कि 6 अधिकारों का गारंटी मिलता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 19 के तहत किसने अधिकारों की गारंटी मिलता है? तो 6 अधिकारों की। अच्छा, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? वो अस्पृश्यता का उन्मूलन से। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? उपाधियों का उन्मूलन से। अनुच्छेद 20 से किससे संबंधित है? अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी अपराध करने की कोशिश मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का सिर काट दिया गया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर। अच्छा, गुरु तेग बहादुर नामक ये सिख गुरु के कौन से सिख गुरु थे? तो ध्यान रखिएगा, नोम्बे। और इन्हें 11 नवंबर 1675 को खुलेआम दिल्ली में औरंगजेब द्वारा सिर काट दिया गया था। ध्यान रखिएगा, गुरु तेग बहादुर जो है सिख के नोम्बे गुरु थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दादरा और नगर हवेली में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, यहां पे आपको ध्यान रखना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, जीरो वाला भी आंसर हो सकता है। तो देखिए, दादरा और नगर हवेली में राज्यसभा में 0 सीटें हैं। और दादरा और नगर हवेली के प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल पटेल। और यहाँ में लोकसभा में कितने सीटें हैं? 1। राज्यसभा में सीटों की संख्या 0। सबसे इंपॉर्टेंट, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में इसकी राजधानी कहां बनाई गई है? सिलवासा। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, देख ही लिए होंगे। चलिए चलते हैं आगे, समझ गए होंगे आप। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते की उत्पत्ति किस उपनिषद में से हुई है? सत्यमेव जयते, आप ऑप्शन में मुंडकोपनिषद ढूंढ रहे होंगे, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान से आंसर करना होगा। तो देखिए, सत्यमेव जयते की उत्पत्ति जो है मुंडका उपनिषद से हुई है। तो ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते की उत्पत्ति प्राचीन मुंडका उपनिषद से हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट, सत्यमेव जयते की अर्थ क्या होता है? सत्यमेव जयते की अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, सत्य अकेला विजय प्राप्त करता है।
और इस मंत्र को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह जो है भारत सरकार का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। कौन? सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते को कब अपनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य रूप में? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 30 जनवरी। तो देखिए भारत में शहीद दिवस जो है स्वतंत्रता हेतु लड़ने वाले शहीदों के सम्मान में मनाया जाता है और भारत सहित दुनिया के 15 देश अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने हेतु शहीद दिवस मनाते हैं। अच्छा, ये दिन क्यों चुना गया था 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाने की? क्योंकि इस दिन 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, नाथूराम गोडसे। कब? 1948 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम फैला था, इसे किसके रूप में जाना जाता है? अगर आप बिहार में सचमुच में बिहार के बारे में जागरूक रहते हैं तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब हर हाल में कर देना चाहिए था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चमकी बुखार। तो ध्यान रखिएगा, चमकी बुखार बिहार में फैला था और चमकी बुखार का लक्षण जो है तेज बुखार और मानसिक स्थिति में बदलाव, यानी कि मानसिक भ्रम, भटकाव, कोमा में जाना, ये सब है। और यह चमकी बुखार जो है बच्चों और युवा वयस्कों को सबसे अधिक प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पीवी सिंधु। तो देखिए पीवी सिंधु 25 अगस्त 2019 को बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बनी और उन्होंने फाइनल में जापान को नोजोमी ओकुहारा को हराया था और यह सिंधु का 5वां विश्व चैंपियनशिप पदक था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुछ आसान प्रश्न भी आपके लिए लेकर आता हूं ताकि आप मोटिवेट रहे बिहार एसआई बनने के लिए। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। और कुंवर सिंह को वीर कुंवर सिंह के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने 25 जुलाई 1857 को दानापुर में, जो कि पटना में है, यहां विद्रोह करने वाले सैनिक की कमान संभाली थी। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वीर कुंवर सिंह एक बिहार में यूनिवर्सिटी है, बताइए ये किस जिला में है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ प्राउस्ट। अच्छा, स्थिर अनुपात का मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं और इस नियम का प्रतिपादन जो है जोसेफ प्राउस्ट ने किया था और इस नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी जगह लिग्नाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, नेवेली। तो ध्यान रखिएगा, कत्थई कोयले को लिग्नाइट कोयला कहा जाता है और सबसे ज्यादा लिग्नाइट जो है नेवेली में उत्पादन होता है। नेवेली है कहां, यानी कि किस राज्य में नेवेली है? तमिलनाडु में। और लिग्नाइट का हम लोग प्रयोग कहां करते हैं? बिजली के उत्पादन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर का एक प्रकार नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है ना कि है, नहीं है, इसमें से कौन सा कैलेंडर का एक प्रकार? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्ष। तो देखिए इनके अलावा आपको ध्यान रखना है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है इसे ईसाई कैलेंडर के रूप में जाना जाता है और शक और विक्रम कैलेंडर को भारतीय कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है?
शक, और शक कैलेंडर को शक युग पर आधारित चैत्र के साथ पहले महीने और 365 दिनों के एक समान वर्ष के रूप में माना गया है। और शक संवत को कब अपनाया गया था भारतीय कैलेंडर के रूप में? 22 जनवरी 1957 को, यानी कि शक कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में 22 जनवरी 1957 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिरा था? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 6 अगस्त 1945 को। तो ध्यान रखिएगा, परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। और यहाँ पे प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला परमाणु बम हमला कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हिरोशिमा में। कब? 6 अगस्त 1945 को। और इस हमले में 1,40,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, G7 शिखर सम्मेलन 2019 का विषय क्या है? क्योंकि आपको पता है कि बिहार एसआई में करंट अफेयर से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, 15-16 क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो मैं आपके लिए करंट अफेयर्स भी लेकर आऊंगा स्पेशल। तो जी शिखर सम्मेलन 2019 का विषय फाइटिंग इनइक्वालिटी है। अच्छा, जी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये फ्रांस में हुआ था। भारत की ओर से कौन गए थे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की ओर में महासागर, जैव विविधता, जलवायु और डिजिटल परिवर्तन सहित कई मुद्दों पर बातचीत की थी। और 2019 का विषय फाइटिंग इनइक्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साफ कहें, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच वर्तमान में कौन है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, इगोर स्टीमाक। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच है इगोर स्टीमाक। और वहीं पे आपसे पूछा जाएगा बैडमिंटन, बैडमिंटन के कोच कौन है? पुलेला गोपीचंद। फुटबॉल के आपको मैंने बता ही दिया, इगोर स्टीमाक। हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हॉकी के कोच कौन है? ग्राहम रीड। और कबड्डी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सिराज पाल सिंह कबड्डी के कोच हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें राज्य के निर्देश सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51। तो ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच राज्य के निर्देश सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। और 36 से 51 के बीच में 5 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 38 क्या है? कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। अनुच्छेद 40 क्या है? गांव पंचायतों का संगठन, जो कि 73वां संविधान संशोधन में बताया गया था, यानी कि जोड़ा गया था। अनुच्छेद 44 क्या है? ये एक समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन। अनुच्छेद 45 क्या है? 6 साल तक बच्चों के लिए शिक्षा फ्री। अगला है अनुच्छेद 51 क्या है? यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है 51, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। 25 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अब एक प्रश्न आपके लिए है। इस प्रश्न का जवाब आपको नीचे बताना है। प्रश्न है, बहुत आसान है। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? ऑप्शंस आपके हैं गंगा, कोसी, गंडक और पुनपुन। इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको बता दें कि बिहार एसआई में 100 क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिनमें कि आपको प्रत्येक दिन 25 क्वेश्चंस कराऊंगा, यानी कि एक सेट एक तरह से कहें प्रीलिम्स के लिए 4 दिन में कंप्लीट होगा। अगर वीडियो पर ज्यादा अच्छा खासा सपोर्ट और लाइक, कमेंट, व्यू मिलते हैं तो हम आपके लिए एक दिन में 50 क्वेश्चंस लाने की कोशिश करेंगे। आपसे वही 2 शर्त है कि वीडियो को लाइक करने के बाद वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पूरे बिहार में फैल जाए। अब आपको कंटेंट के बारे में पता लग ही हो गया, पता लग गया है कि कंटेंट कैसा मैं आपको दे रहा हूं, तो इसलिए आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो के नीचे कमेंट में आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आप रेगुलर इस क्लास को चाहते हैं, तो ये सब आप बता सकते हैं। लेकिन शर्त वही है कि आप वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।